नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध की एक ऐसे जबरदस्त टकराव की जिसने एक पूरे महाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं मिलता। ये जवाब छिपा है उस तनाव भरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम में जो उस वक्त की दो सुपर पावर्स खेल रही थीं। तो हुआ ये कि ये कोल्ड वॉर की एक शतरंज की बिसात थी और सोवियत यूनियन अपनी चाल चलने ही वाला था। चलिए इस जबरदस्त रणनीतिक खेल में और गहराई से उतरते हैं जिसने लाखों लोगों की किस्मत तय कर दी। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त चेस बोर्ड बिछा कैसे था और हालात भारत के लिए कितने ज्यादा खतरनाक थे। तो देखिए 1971 तक आते आते भारत के खिलाफ एक तरह की धुरी या एक्सिस बन चुकी थी। एक तरफ था पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान में जबरदस्त दमन कर रहा था, जिसकी वजह से भारत में एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया था। दूसरी तरफ था अमेरिका, जिसे चीन से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान के तानाशाह की जरूरत थी। और तीसरा जाहिर है चीन खुद था, जो पाकिस्तान का करीबी दोस्त था और सोवियत यूनियन का कट्टर रणनीतिक दुश्मन। मतलब भारत तीन तरफ से घिरा हुआ। अब ऐसे में जब दो मोर्चों पर जंग का खतरा मंडरा रहा था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत ताकतवर दोस्त की तलाश शुरू की। और यहीं चली गई पहली चाल, एक ऐसा कानूनी मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसी संधि जिस पर जंग शुरू होने के महीनों पहले ही साइन हो चुके थे। ये थी इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, अगस्त 1971 में। इस एक समझौते ने ना एशिया का पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस ही बदल कर रख दिया। अब इस संधि में जो आर्टिकल IX था वो सबसे ज्यादा जरूरी था। उसमें बस एक लाइन लिखी थी, उचित प्रभावी उपाय करना। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अगर कोई खतरा आता है तो दोनों देश मिलकर जरूरी और असरदार कदम उठाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल डिटरेंट था। मतलब संदेश एकदम साफ था, भारत पर हमला तो फिर सोवियत संघ से निपटना होगा। और बस इसी एक लाइन ने भारत की उत्तरी सीमा पर चीन के दखल देने के खतरे को लगभग खत्म ही कर दिया, एक झटके में। तो ये तो थी कानूनी चाल। अब चलते हैं कूटनीतिक मोर्चे पर, मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जहां अगली लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि वोटों से लड़ी जा रही थी। हुआ ये कि अमेरिका ने एक के बाद एक बार युद्ध विराम का प्रस्ताव लाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि भारतीय सेना जहां है वहीं रुक जाए। 4 दिसंबर को प्रस्ताव आया, यूएसएसआर ने वीटो कर दिया। 5 दिसंबर को फिर आया, फिर वीटो हो गया। 13 दिसंबर को एक और कोशिश और सोवियत संघ ने उसे भी वीटो कर दिया। हर बार उन्होंने अमेरिका को रोक दिया। और इन वीटो का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि भारतीय सेना को ढाका की ओर बढ़ने के लिए लगभग 10 कीमती दिन मिल गए। ये 10 दिन ही निर्णायक साबित हुए। और अब हम आते हैं इस पूरे संघर्ष के सबसे खतरनाक मोड़ पर, समुद्र में, जहां दो सुपर पावर्स परमाणु हथियारों के साथ आमने सामने आ गई थी। ये एक मिलिट्री मूव थी। तो बंगाल की खाड़ी में एक जबरदस्त आमना सामना हुआ। जब अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान हार रहा है तो उन्होंने अपना विशाल नेवल टास्क फोर्स 74 भेज दिया, जिसका नेतृत्व कर रहा था परमाणु शक्ति वाला यूएस एंटरप्राइज। उनका मकसद था भारत को डराना और पाकिस्तान के लिए भागने का एक रास्ता बनाना। लेकिन सोवियत संघ ने भी व्लादिवोस्तोक से अपने एक परमाणु हथियारों से लैस बेड़ा भेजकर जवाब दिया। उनका लक्ष्य अमेरिकी बेड़े को रोकना। सोवियत की प्रतिक्रिया बहुत सोची समझी और सीधी थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकी बेड़े को रोकने के लिए अपना परमाणु हथियारों से लैस बेड़ा रवाना किया। फिर एक चेतावनी के तौर पर उनकी परमाणु पनडुब्बियां जानबूझकर पानी की सतह पर आ गईं, ताकि अमेरिकी देख सकें कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। सोवियत कमांडर ने तो यूएसए एंटरप्राइज पर मिसाइलें तक तान दी थी। और आखिर में सोवियत बेड़े ने खुद को अमेरिकी जहाज़ों और तट के बीच लाकर खड़ा कर दिया, मतलब सीधा ब्लॉक कर दिया। अब सोचिए, एक परमाणु युद्ध लगभग तय था। इस सच्चाई का सामना करते हुए अमेरिकी और ब्रिटिश बेड़े पीछे हट गए। अमेरिकी कमांडर को यह समझ आ गया था कि सोवियत पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। तो ये थीं सोवियत संघ की चालें, कानूनी, कूटनीतिक और सैन्य। अब देखते हैं कि इन सब ने मिलकर भारत की जीत यानी सोवियत की शाह और मात की कहानी कैसे लिखी। अगर हम सोवियत के सपोर्ट को संक्षेप में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कानूनी मोर्चे पर शांति और मैत्री संधि ने चीन को भारत पर हमला करने से रोक दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 3-3 वीटो करके भारतीय सेना को ढाका पहुंचने का जरूरी वक्त दिलाया।
नौसेना के मोर्चे पर अपने प्रशांत बेड़े और परमाणु पनडुब्बियों को भेजकर अमेरिकी टास्क फोर्स 74 को चेकमेट कर दिया और सैन्य मोर्चे पर टैंक, जेट और मिसाइलों की सप्लाई करके हवा और समुद्र में भारत का दबदबा कायम किया। मतलब हर तरफ से एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहा सोवियत संघ। तो निचोड़ ये है कि लड़ाइयां तो भारत ने जीती, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल वॉर था वो असल में सोवियत संघ ने जीता। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर सोवियत का ये हस्तक्षेप ना होता तो क्या आज दक्षिण एशिया का नक्शा वैसा ही होता जैसा हम देखते हैं।